हमारी कहानी एक महल में शुरू होती है, दोपहर के अंत में, जहां कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था कि महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक भव्य सभा कक्ष में जो महिला चिल्ला रही थी, उसने खुद को साम्राज्य की महारानी बताया। उसने कहा कि वह लोगों की मां है और एकमात्र शाही पत्नी है। दुख से भरी उस महिला ने उस आदमी से पूछा कि वह उसे इस तरह कैसे त्याग सकता है। वह कुलीन व्यक्ति अलेक्जेंडर लोरेंजी था, उस राज्य का सम्राट। ठंडी नजर से उसने इसाबेल से कहा कि वह इतना घमंडी होना बंद करे। आखिरकार वह कभी उसकी इकलौती पत्नी नहीं रही थी। क्या वह महारानी साशा को भूल गई थी? इसाबेल ने कहना शुरू किया कि वह लड़की तो बस एक उपपत्नी थी। यह घोषणा सम्राट को क्रोधित कर देती है और वह कहता है कि वह पूरी तरह भ्रम में है। लाल बालों और हरी आंखों वाली इसाबेल उसे पूरी तरह टूटे हुए दिल से देखती है। वह और जोर से रोने लगती है। जो त्रासदी हो रही थी उसे स्वीकार न करते हुए सम्राट अपनी प्रेमिका को अपने करीब खींच लेता है और कहता है कि इसाबेल उसकी साशा से तुलना भी नहीं कर सकती। वह कहता है कि अफसोस की बात है कि उसके जैसी महिला महारानी के पद के लिए इतनी लालची है कि सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए उस पद की इच्छा करती है। लंबे काले बालों और हल्की बैंगनी आंखों वाली वह महिला बिना कुछ कहे इसाबेल को देखती रहती है। वह उस आदमी को गले लगा लेती है और उस महिला की ओर देखने से बचती है। इसाबेल उन दोनों को जाते हुए देखती रहती है, जबकि उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। घमंडी सम्राट कहता है कि इसाबेल तो बस एक सजावट थी, जिसके जरिए उसने ड्यूक ब्लैक से कुछ शक्ति हासिल की थी। वह यह भी बता देता है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया और उसका प्यार केवल साशा के लिए है। टूटी हुई महिला फर्श पर बैठ जाती है, अपने पति के इन क्रूर शब्दों पर विश्वास नहीं कर पाती। उनके पूरी तरह जाने से पहले वह उससे रुकने के लिए कहती है। अलेक्जेंडर उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है। वह व्यर्थ में उसे पुकारती रहती है। अचानक एक मोबाइल फोन जोर से बजता है। एक युवा महिला चिल्लाती है क्योंकि वह किसी बात से बहुत नाराज है। वह सम्राट के शब्दों से बहुत परेशान हो गई थी। आखिर इसाबेल उसे छोड़कर अकेले और खुशी से क्यों नहीं जी सकती थी? उस कहानी का नाम था अ फ्लावर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। यह एक फैंटेसी रोमांस कहानी थी जिसमें एक सामान्य कथानक था, जहां नायिका महारानी बनती है और सम्राट का दिल जीतने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात थी जो वह लड़की समझ नहीं पा रही थी। हालांकि यह एक बिना प्यार की शादी थी, फिर भी सम्राट के पास पहले से ही उसकी महारानी थी। फिर भी महिला नायिका ने पहले की महारानी का सिंहासन लेने की हिम्मत की। सम्राट दूसरी महिला के प्यार में अंधा हो गया था और उसने अपनी असली पत्नी को छोड़ दिया। इसी कारण महारानी इसाबेल ठंडे कमरे में दुख सहती रही और बीमार हो गई, जबकि वह अपनी प्रेमिका के साथ आनंद ले रहा था। क्या सम्राट को कभी पछतावा हुआ? सच्चाई यह है कि सम्राट ने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपनी पत्नी से छुटकारा मिलते ही अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। लड़की यह सोचकर हैरान रह गई कि ऐसा घटिया इंसान भी हो सकता है। आखिर इसाबेल ने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे इतना कष्ट सहना पड़ा? क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उससे प्यार करती थी? वह घड़ी की ओर देखती है और सोचती है कि उस कहानी के पात्र आखिर कब तक ऐसे ही रहेंगे। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि रात के 3 बजे हो चुके हैं, इसलिए उसने सो जाने का फैसला किया। कुछ समय पहले ही उस लड़की ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। अगले दिन उसे पता था कि उसे काम पर थोड़ा जल्दी जाना होगा, लेकिन सोने से पहले उसके मन में एक विचार आया। महल में किसी ने चाय के समय महारानी को बुलाया। उस व्यक्ति ने लाल बालों वाली महिला को बताया कि महाराज ने उसे मिलने की अनुमति दी है। जिस जगह पर वह थी, वहां पुराने और रंग बिरंगे फर्नीचर थे। वह जगह इतनी विशाल थी कि वहां वह दौड़ने की प्रैक्टिस भी कर सकती थी। यहां तक कि नौकर भी बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह खुद को मुश्किल से पहचान पा रही थी। उस रूप में वह बहुत अलग दिख रही थी। असल में वह एक कोरियाई विश्वविद्यालय की छात्रा थी, जो एक दिन जागी और खुद को कहानी ए फ्लावर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड के राज्य कास्टेलिया में पाया। वह इसाबेल बन चुकी थी। शुरुआत में उसे लगा कि वह सपना देख रही है और उसने जागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने जो भी किया वह जाग नहीं सकी। आखिरकार उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह सपना नहीं देख रही है, क्योंकि महल की दासियां उसकी देखभाल कर रही थीं। अब इसाबेल के शरीर में रहते हुए वह लड़की खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि इसाबेल के पिछले काम अफसोसजनक थे, लेकिन वह वैसी नहीं बनना चाहती थी। क्या एक प्रेमिका बनना बेहतर होगा? दासियों में से एक कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, यह सोचते हुए कि सम्राट से मिलने के लिए उसने कितना प्रयास किया होगा।
इसाबेल सोचती है कि जिन सम्राट की लड़कियां बात कर रही हैं, क्या वह वही पुरुष नायक है? सच कहें तो वह उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहती थी। वही व्यक्ति था जिसने इसाबेल की जिंदगी को एक जीवित नरक बना दिया था। वह दासियों से कुछ क्षण इंतजार करने को कहती है और धीरे से उनसे उसे जितना संभव हो उतना सुंदर बनाने के लिए कहती है। यह अनुरोध सुनकर लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। जब दोनों आपस में बात कर रही थीं, इसाबेल कुछ पल के लिए सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि वे सच में चाहती थीं कि इसाबेल को सम्राट का प्यार मिले। उसे इसके लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी योजना जारी रखने का फैसला किया क्योंकि वह किसी और की जिंदगी नहीं जी सकती थी। शानदार जूते पहनकर और दृढ़ मुद्रा के साथ वह सम्राट के कक्ष में प्रवेश करती है। वह कुछ दूर सी लग रही थी, जैसे अपने विचारों में खोई हुई हो। आखिरकार वह सम्राट के अध्ययन कक्ष में पहुंच गई। उसने उसे 2 हफ्ते तक इंतजार करवाया था और आखिरकार उसे शाही शयन कक्ष या किसी और जगह की बजाय अध्ययन कक्ष में बुलाया था। शायद इस तरह वह सीधे मुद्दे पर आ जाएगा और उसे जाने देगा। सम्राट बिना किसी विशेष औपचारिकता के और बहुत कम उत्साह के साथ उसका अभिवादन करता है। ऐसा लगता था जैसे वह उसे वहां देखकर थोड़ा हैरान हो गया हो। उसे देखते ही इसाबेल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह सचमुच बहुत आकर्षक आदमी था और शायद इसी कारण वह पुरुष नायक था। घमंडी लहजे में वह उससे पूछता है कि वे क्यों मिल रहे हैं। वह सवाल उसी पर वापस फेंक देती है और पूछती है कि क्या किसी पति पत्नी के मिलने के लिए कोई खास कारण होना चाहिए, लेकिन वह इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता। घमंडी आदमी उसे बैठने के लिए कहता है। इसाबेल का एक सिद्धांत था कि उसे जितनी संभव हो उतनी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी एक प्रतिकूल माहौल में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। सम्राट से मिलने जाने से पहले उसने स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की थी, ताकि अलेक्जेंडर लोरेंजी, इसाबेल और साशा के बीच संबंध को बेहतर समझ सके। साशा के शाही महल में आने के बाद सिर्फ 1 साल और 6 महीने ही बीते थे, और यही वह समय था जब सम्राट ने उसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू किया था। वह उससे पूछता है कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है। एक सुंदर मुस्कान के साथ इसाबेल बताती है कि उसने अपना मन बदल लिया है। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ एक ही काम करने का मौका है, उससे पहले कि वह उसकी जिंदगी को कुचल दे। अपनी सुनहरी आंखों में रुचि की चमक के साथ वह पूछता है कि क्या बदल गया है। विजयी भाव से इसाबेल सम्राट से उसे तलाक देने के लिए कहती है। हैरान होकर वह उससे पूछता है कि वह क्या कह रही है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। यह मजाक करने की जगह नहीं थी। उसके जवाब से इसाबेल निराश हो जाती है। वह पहले से ही उम्मीद कर रही थी कि वह इसी तरह जवाब देगा। उस समय के दौरान इसाबेल महल के सभी कर्तव्यों को बिना एक भी शिकायत के निभाती रही थी, सिर्फ सम्राट का प्यार जीतने के लिए। और फिर भी अंत में उसने साशा को ही चुना। वह उससे कहती है कि वह मजाक नहीं कर रही है। इसाबेल समझाती है कि उसने इस बारे में लंबे समय तक सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि सम्राज्ञी, एम्प्रेस का पद उसके लिए बहुत बड़ा है। अलेक्जेंडर लोरेंजी उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है। वह महिला समझाती है कि यह उसका अंतिम निर्णय है और उसे उम्मीद है कि सम्राट उसे समझेगा। वह पूछता है कि उसका यह कहने का क्या मतलब है कि यह पद उसके लिए बहुत बड़ा है। क्या वह पहले से ही 3 साल से सम्राज्ञी के कर्तव्य नहीं निभा रही है? और अब अचानक उसने अपना मन बदल लिया। इसाबेल कहती है कि उसे नहीं लगता कि वह इस पद के योग्य है और वह इस पद के लिए सही चुनाव नहीं थी। उसकी नज़र में उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि सम्राट समझ जाएगा कि वह उससे मजाक नहीं कर रही है। अलेक्जेंडर उसे तिरस्कार से देखता है, जैसे उसकी बातें उसे बहुत परेशान कर रही हों। वह पूछता है कि क्या वह इसलिए नाराज है क्योंकि वह 2 हफ्तों से उसके कक्ष में नहीं आया। यह सवाल इसाबेल को चौंका देता है। सम्राट समझाता है कि महल में एक हमला हुआ था और इसी वजह से उसे दूर रहना पड़ा, और वह उससे उसे माफ करने के लिए कहता है। उसी समय उसका बोलने का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। वह मीठे स्वर में कहता है कि भविष्य में वह हर दिन उससे मिलने के लिए सब कुछ करेगा, यह दावा करते हुए कि वह उसके लिए एक आदर्श पति बनने की कोशिश करेगा। वह उसकी सारी बातें थोड़े अविश्वास के साथ सुनती है और शांत रहने की कोशिश करती है, क्योंकि वह पहले से ही ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी। इसाबेल घबराहट में अपनी ड्रेस को पकड़ लेती है और खुद से कहती है कि उसे सम्राट की चालों में नहीं फंसना है। उसे अपने दुखद अंत के बारे में पता था और वह उसे दोबारा झेलने के लिए तैयार नहीं थी।
युवती मुस्कुराती है और कहती है कि सम्राट जल्दी ही अपने साथ रहने के लिए उससे अधिक उपयुक्त महिला ढूंढ लेगा। वह उसे यह भी बताती है कि अगर उसे उसकी किसी उपपत्नी कंसॉर्ट से बदल दिया जाए तो उसे बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तब अलेक्जेंडर उसे कहता है कि वह उस उपपत्नी पर ध्यान न दे। सम्राट कहता है कि वह केवल साम्राज्य के साथ कूटनीतिक कारणों से वहां रह रही है। इसके अलावा वह लड़की 1 साल से भी कम समय पहले आई है। वह आगे कहता है कि इसाबेल जैसी महिला को बदलना बहुत कठिन होगा और इसी कारण वह एक बार फिर उससे विनम्रता से कहता है कि उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसाबेल उसकी नजर को नोटिस करती है। उसे एहसास होता है कि वह कितना गलत था, यह सोचकर कि वह सिर्फ जलन के कारण ऐसा कर रही है। पूरी तरह तर्कहीन वादे के साथ सम्राज्ञी उसे बताती है कि उसका निर्णय साशा की वजह से नहीं है। वह विनम्र स्वर का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि उसे एहसास हुआ है कि वह उस पद को संभालने के योग्य नहीं है। वह सुंदर महिला उम्मीद करती है कि वह उसे समझेगा। क्रूर सम्राट उसे ऐसे देख रहा था मानो उसके मन को समझने की कोशिश कर रहा हो। इसाबेल ने उसे यह पूछते हुए सुना कि वह ड्यूक ब्लैक के बारे में क्या करने वाली है। उसने उसकी बात पर थोड़ा सोचा। इसाबेल का परिवार पहले अभिजात वर्ग, अमीर और प्रभावशाली लोगों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और धन दोनों खो दिए। इसी कारण उसके पिता ड्यूक ब्लैक ने अपनी बेटी की शादी सम्राट से करने के लिए उसे मजबूर किया था। हालांकि उसे उस समझौते में क्या लिखा था यह नहीं पता था, फिर भी वह अब तक अपनी जिंदगी खुशी से जी रही थी। लेकिन आखिर कैसा परिवार अपनी ही बेटी को राजनीतिक खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है? हमारी नायिका बताती है कि उसे पता है कि शाही कानून के अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होती है और इस मामले में वह और उसका पति सम्राट दोनों शामिल हैं। वह यह भी कहती है कि अगर उसकी जानकारी में कोई गलती हो तो वह माफी चाहती है, लेकिन वह बहुत समझदार थी और उसे पता था कि वह सही है। उसकी बातों से परेशान होकर सम्राट कहता है कि यह कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि शाही वंश में बहुत कम तलाक हुए हैं। वह कुछ पल रुककर अपने शब्दों के बारे में सोचता है, फिर परेशान होकर पूछता है कि क्या वह सच में तलाक चाहती है? अगर ऐसा है तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इतना अचानक तलाक वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह कहता है कि वह अपनी महारानी की पदवी को यूं ही नहीं छोड़ सकती क्योंकि यह कोई साधारण पद नहीं है जिसे आसानी से बदला जा सके। स्थिति का विश्लेषण करते हुए ईसाबेल को आखिर समझ में आता है कि तलाक पाना इतना मुश्किल क्यों है। सम्राट उस बातचीत को टालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वह उसे दे सकता है। रणनीतिक तरीके से बातचीत करते हुए वह कहता है कि वह अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकती है, लेकिन दोनों का तलाक नहीं होगा। लड़की घबराकर अपनी ड्रेस को पकड़ती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वह आदमी पूछता है कि क्या उसे उससे झूठ बोलने का अधिकार है, जबकि वह कास्टिलिया का सम्राट है और वह उसकी महारानी है। थोड़े व्यंग्य भरे अंदाज में वह पूछती है कि क्या महारानी होने के बावजूद वह कुछ भी कर सकती है, बस तलाक मांगने के अलावा। सम्राट सहमत हो जाता है और कहता है कि वह इससे इनकार नहीं कर सकता। इसाबेल संतुष्ट होकर मुस्कुराती है। वह शिष्टता से झुककर सम्राट को वहीं पारंपरिक शुभकामना देती है, उस सूर्य की महिमा हो जो कभी अस्त नहीं होता। इतना कहना काफी था, लेकिन वह कैसे संतुष्ट हो सकती थी जबकि उसने अभी केवल एक ही चाल चली थी। वह मुड़कर जाने लगती है और सम्राट को उसके अध्ययन कक्ष में अकेला छोड़ देती है। अगर वह तलाक नहीं देना चाहता तो वह हर हाल में इसे संभव बनाएगी। अब उसके योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय आ गया था। अचानक महल के गलियारे में कोई आ जाता है। इसाबेल रुककर देखती है कि वह कौन है। लंबे काले बाल और हल्की आंखों वाली वह लड़की अब उसे मासूम नहीं लग रही थी। वह युवती थी साशा, सम्राट की उपपत्नी, कनकुबिन। दोनों महिलाएं कुछ क्षण तक एक दूसरे को देखती रहती हैं। ऐसा लगता था कि वह बिना अपॉइंटमेंट के सम्राट से मिलने जा रही थी। अपनी नाजुक दिखने वाली शक्ल के बावजूद साशा एक चालाक लड़की थी जो महल में इधर उधर घूमती रहती थी। इसाबेल उसे अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन साशा बातचीत शुरू कर देती है और कहती है कि उन्हें मिले काफी समय हो गया है। हमारी नायिका को यह बेकार की बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक उपपत्नी बनने के लिए उसे शिष्टाचार की शिक्षा जरूर मिली होगी, लेकिन फिर भी उसने महारानी से बिना किसी सम्मान के बात की। इसाबेल उससे पूछती है कि वह वहां क्या कर रही है। साशा मुस्कुराकर कहती है कि वह सम्राट से मिलने आई है।
पहले वह उसे उसके शयन कक्ष में ढूंढने गई थी, लेकिन जब वह वहां नहीं था तो वह अध्ययन कक्ष में आ गई। लाल बालों वाली इसाबेल को विश्वास नहीं होता कि वह इतनी आसानी से सम्राट के शयन कक्ष में चली गई थी। हमारी नायिका बातचीत खत्म करना चाहती है और कहती है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वह जाने लगती है। लेकिन साशा उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह काफी समय से उससे कुछ बात करना चाहती थी। साशा कहती है कि उन्हें एक दूसरे के करीब होना चाहिए और अपने दुख सुख और रहस्य साझा करने चाहिए। असल में उसका मतलब था कि वे दोनों खुलकर ईमानदारी से बात करें। साशा पूछती है कि क्या इसाबेल ने जो किया, यानी तलाक की बात, वह सम्राट का ध्यान पाने की कोई चाल थी। कुछ समय तक दोनों चुप रहती हैं। जब हमारी नायिका ने पहली बार यह कहानी पढ़ी थी, तब उसने साशा को मासूम और मूर्ख समझा था। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि साशा उसे अपनी प्रतिस्पर्धी की तरह देख रही थी। लेकिन हमारी चतुर नायिका मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके पास अभी कई चालें बाकी थीं। साशा पूछती है कि वह क्यों हंस रही है, क्या उसने कुछ मजाकिया कहा है। इसाबेल कहती है कि उसे यह सब बहुत मजेदार लग रहा है, खासकर यह देखकर कि साशा इतनी मेहनत कर रही है, बिल्कुल बेकार में। साशा हैरान हो जाती है और आंसू रोकते हुए पूछती है कि उसका क्या मतलब है। इसाबेल कहती है कि साशा सम्राट को पूरी तरह अपने पास रख सकती है, और यह कहकर वहां से जाने लगती है। वह गर्व से कहती है कि उसे सम्राट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भविष्य में वे दोनों सच्चे प्रेमियों की तरह रहें, बस उसे उस नाटक से दूर रखा जाए। अपनी जान बचाने के लिए उसने तय किया कि वह इस कहानी में खलनायिका, विलन बन जाएगी। चूंकि सम्राट ने कहा था कि वह जो चाहे कर सकती है, इसलिए उसने साम्राज्य के पैसे से खूब खरीदारी करने और शानदार जीवन जीने का फैसला किया। इसाबेल अपनी योजना से बहुत खुश थी। वह बिल्कुल भी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना नहीं चाहती थी। जब वह यहां है तो वह इस जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना चाहती थी। अगले दिन महल में नया दिन शुरू होता है। नौकर बक्से उठा रहे हैं और कुछ दासियां सामान सजा रही हैं। साशा पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। वह काफी चिढ़ी हुई थी और इसाबेल से पूछती है कि वह क्या कर रही है। हमारी नायिका बताती है कि वह स्थान बदल रही है, क्योंकि महारानी का नया महल बन रहा है। साशा पूछती है कि यह सब क्यों जरूरी है। फिर वह गुस्से में पूछती है कि आखिर वह उसके महल में ही क्यों रहने आ रही है। वह संतुष्ट होकर हंस पड़ती है। कहानी की खलनायिका बनने का फैसला करने के बाद यह पहला काम था जो उसने चुना था। वह कंसॉर्ट पैलेस में रहने जाने वाली थी, जहां साशा फिलहाल रह रही थी। इसाबेल का असली महल बड़ा था और उसमें शानदार फर्नीचर भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह उस महल के सामने छोटा था जो सम्राट ने साशा को उपहार में दिया था। जब सम्राट ने इसाबेल को नजरअंदाज करना शुरू किया तो नौकरों ने भी उसे ठुकरा दिया। महल की देखभाल इतनी खराब हो गई थी कि वहां से ठंडी हवा की तेज धारा गुजर जाती थी। लेकिन कई कारणों की वजह से इसाबेल उस समस्या को ठीक नहीं कर पाई और आखिरकार उसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। साशा चाहे जितना भी भोली बनने का नाटक करे, लेकिन कंसॉर्ट पैलेस महंगी चीजों से भरा हुआ था जो सम्राट ने उसके लिए खरीदी थीं। इसाबेल को नहीं पता था कि वह सम्राट से तलाक कब ले पाएगी, इसलिए उसकी योजना थी कि वह महारानी के महल की मरम्मत करवाए और उसे अपने तरीके से सजाए, भले ही इसमें कुछ समय लगे। इसी कारण उसने ऐसी जगह रहने का फैसला किया जो निर्माण स्थल न हो। बाकी महल बहुत दूर थे और कंसॉर्ट पैलेस में कई कमरे थे, तो थोड़ी जगह साझा करने में क्या समस्या थी। इसाबेल व्यंग्य करते हुए सुझाव देती है कि क्यों न साशा कुछ समय के लिए महारानी के महल में रहने चली जाए। वह कहती है कि वहां बहुत खुली हवा आती है और अंदर का डिजाइन काफी साधारण है। शायद उसे वह जगह बहुत पसंद आए। साशा यह सुनकर बिल्कुल चुप रह जाती है। एक बेशर्म खलनायिका की तरह इसाबेल यह भी कहती है कि अगर साशा चाहे तो बाकी महलों में भी रह सकती है। लड़की गुस्से में कहती है कि वह उसका महल है, वह अपनी चीज छोड़कर इसाबेल के लिए क्यों जाएगी। हमारी नायिका उस युवती को इतना परेशान देखकर संतुष्ट हो जाती है। चूंकि साशा जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए इसाबेल कहती है कि कुछ समय तक दोनों साथ ही रहेंगी। लाल बालों वाली महिला उम्मीद करती है कि वे दोनों अच्छी तरह साथ रह पाएंगी। आखिर ऐसा इंतजाम करने में क्या गलत हो सकता है ना। उसकी नजर से साफ पता चल रहा था कि महारानी की इस हिम्मत से साशा अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थी। अपनी मुट्ठी कसकर भींचते हुए वह कहती है कि उसे इसाबेल की चिंता है। वह बताती है कि उसे पता है कि महारानी उससे कितनी नफरत करती है।
फिर मासूम सा चेहरा बनाकर वह पूछती है कि क्या सम्राट इस बदलाव से खुश होंगे। इसाबेल उस सवाल से बिल्कुल भी परेशान नहीं लगती। वह हंस पड़ती है और सोचती है कि साशा कितनी मेहनत से दयालु बनने का नाटक कर रही है, जबकि असल में वह सम्राट के पास जाकर इसाबेल की शिकायत करना चाहती है। इसाबेल पूछती है कि क्या साशा सच में उसकी चिंता कर रही है। हमारी नायिका को उस लड़की की अचानक दिखाई गई चिंता बहुत व्यंग्यपूर्ण लगती है, जिससे कंसॉर्ट को काफी चोट पहुंचती है। इसाबेल सोचती है कि साशा के चेहरे के भाव देखकर साफ लगता है कि वह उसी दोपहर सम्राट के पास जाकर सब कुछ बता देगी। वह अपने कक्ष में आराम से चाय पी रही थी। अचानक अलेक्जेंडर गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वह एक गहरी सांस लेती है और सोचती है, अब समय आ ही गया था। वह उसके पास आता है और कहता है कि साशा ने उसे कुछ ऐसा बताया है जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा। क्या यह सच है कि वह कंसॉर्ट पैलेस में रहने जा रही है? सम्राट कहता है कि उसके पास पहले से ही महारानी का महल है और साशा का महल लेने की उसकी कोशिश बिल्कुल बेकार है। ईसाबेल उसे याद दिलाती है कि उसी ने कहा था कि वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर वह और भी गुस्से में आ जाता है। हमारी नायिका कहती है कि उसने बस उसकी आज्ञा का पालन किया है और वही किया है जो उसे अच्छा लगा। इसके अलावा उसने साशा से कहा भी था कि वह महारानी के महल में रह सकती है, लेकिन लड़की ने उस उदार प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अलेक्जेंडर कहता है कि वह बकवास कर रही है। वह दावा करता है कि वह उसके लिए इससे भी बड़ा और शानदार महल बनवा सकता है। तो फिर किसी और की चीज लेने की क्या जरूरत है? इसाबेल हल्की सी सांस लेती है। वह उसे बताती है कि उसे किसी और जगह में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे सिर्फ कंसॉर्ट पैलेस ही चाहिए। वह उसे चिंतित नजरों से देखता है। महिला कहती है कि यह तो उसी ने कहा था महाराज, कि वह जो चाहे कर सकती है। अलेक्जेंडर और इसाबेल कुछ क्षण तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसकी नजरें तेज और अडिग थीं। दूसरी तरफ इसाबेल अपनी रणनीति से बेहद संतुष्ट लग रही थी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। आखिरकार हार मानते हुए वह कहता है कि वह जो चाहे कर सकती है। अलेक्जेंडर एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खच्चर जितनी जिद्दी निकलेगी। हमारी नायिका बहुत चमकदार लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे तलाक देगा, बल्कि यह कि वह उसके सबसे बेवकूफ़ी भरे कामों को भी सिर्फ दिखावे को बनाए रखने के लिए सहन करेगा। यह उसके लिए अच्छा हो सकता था। सम्राट को झुककर अभिवादन करते हुए वह उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने एक समझदारी भरा फैसला लिया है। अलेक्जेंडर कहता है कि उसके लिए किसी के साथ एक ही महल में रहना चुनौतीपूर्ण होगा। वह उससे कहता है कि वह कोशिश करे कि कोई अनावश्यक परेशानी न खड़ी करे जो शाही परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती हो। इज़ाबेल उसकी बात सुनती है जब वह कहता है कि वह किसी तरह साशा को समझाने की कोशिश करेगा। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वह कहती है कि वह उसे किसी भी बात का वादा नहीं कर सकती, और फिर वह घोषणा करती है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कंसोर्ट उसके प्रति कैसा व्यवहार करती है। इज़ाबेल बहुत अच्छी तरह जानती थी कि साशा इतनी दूर तक बात पहुंच जाने के बाद चुप नहीं बैठेगी। एक नया दिन शुरू होता है। अंदरूनी बगीचे में पक्षी गा रहे थे। इज़ाबेल अपनी दासियों और सहायिकाओं के साथ टहल रही थी। मुख्य पात्र गहरी सोच में डूबी हुई थी। आखिरकार महल में शांति और सन्नाटा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। यह उसे बहुत ज्यादा संदिग्ध लग रहा था। भले ही उसका वहां रहना अस्थायी था, लेकिन इज़ाबेल का बिल्कुल भी खाली बैठने का इरादा नहीं था। उसने नौकरों को आदेश दिया कि उसके बक्सों को उनके उनके कमरों में रख दिया जाए। इज़ाबेल ने ठान लिया था कि वह वहां अपने घर जैसा महसूस करेगी, इसलिए उसने अपने सामान से सारे कमरे भर दिए और इसी वजह से उसने लगभग सारी जगह अपने कब्जे में ले ली। इस वजह से वह कंसॉर्ट पैलेस के 70% से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा किए हुए थी, और इसके बावजूद भी साशा शिकायत करने के लिए अब तक सामने नहीं आई थी। तब उसने सोचा कि सम्राट ने जरूर साशा को बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। कंसॉर्ट पैलेस बहुत विशाल होने के बावजूद भी वह बार बार कंसॉर्ट से टकरा जाती थी। इज़ाबेल ने देखा कि हर बार सामना होने पर साशा उससे भिड़ने के बजाय उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती थी। युवती के चेहरे के भाव से साफ था कि उसे बहुत अन्याय महसूस हो रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर सम्राट ने उसे चुप रहने का आदेश दिया था। इज़ाबेल बिल्कुल भी उनके बीच दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसकी रणनीति यह थी कि साशा खुद उससे लड़ाई शुरू करे, लेकिन वह युवती उसे तलाक का कारण बनने का कोई मौका ही नहीं दे रही थी। क्या सम्राट उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
वह उसे तलाक नहीं देगा। यह बहुत थकाने वाला था। मूल कहानी के अनुसार इज़ाबेल सिर्फ एक सहायक पात्र थी जो केवल साशा से तुलना करने के लिए मौजूद थी। हमारी नायिका जानती थी कि जल्द ही उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार किया जाएगा। वह लड़की अच्छी तरह जानती थी कि वह इतनी सारी पीड़ा को बस यूं ही स्वीकार नहीं करेगी। इसी कारण वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहती थी। इज़ाबेल को खुद को और भी आगे बढ़ाना था और कुछ और भी भयानक करना था। वह अपनी दासियों को बुलाने का फैसला करती है। उसने तय किया कि अब नया ड्रेस बनवाने का समय आ गया है और इसके लिए पूरे साम्राज्य के सभी दर्जियों को बुलाया जाए। आखिरकार अत्यधिक विलासिता दिखाना उसकी खलनायिका वाली भूमिका का हिस्सा था। दोपहर के समय महल में लोगों की हलचल थी। कई दर्जी और डिजाइनर कपड़ों के रोल लेकर इधर उधर जा रहे थे। इस बीच इज़ाबेल अपने रोब पहनकर उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि साम्राज्य के सबसे मशहूर पेशेवरों को वहां बुलाया गया था। यह अविश्वसनीय था। उनमें से एक ने कहा कि उसने सुना है कि महारानी ने अपने सारे पुराने कपड़े और गहने जलाकर दफना दिए हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि उसने अपने कुछ कमतर गहने अपनी दासियों को दान में दे दिए हैं। इस वजह से सभी दर्जियों और डिजाइनरों को बुलाया गया था ताकि वे उसके लिए बिल्कुल नई अलमारी और गहने शुरू से तैयार करें। उनमें से एक ने पूछा कि उसे उस ड्रेस का डिजाइन कैसा लगा। वह उसे एक किताब देता है जिसमें उसके खास डिजाइनों में से एक था और दावा करता है कि वह मॉडल उसके लाल बालों पर बहुत अच्छा लगेगा। वह आदमी धीरे से सुझाव देता है कि वह कैटलॉग देख ले। इज़ाबेल काफी संतुष्ट लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि उच्च स्तर के डिजाइनर वास्तव में अलग होते हैं। वे ड्रेस बहुत महंगी और शानदार थीं। हमारी नायिका को एहसास हुआ कि उसे पहले कभी इतने शानदार कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला था। अपने पिछले जीवन में उसके माता पिता ने उसे मजबूर किया था कि वह अपने भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उनके साथ पैसे साझा करे। वह उस पीड़ा से सचमुच थक चुकी थी। उसके माता पिता हमेशा उसे यह ताना देते थे कि उसने अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन उसके भाई को वही मौका नहीं मिला। वह अब और सहन नहीं कर सकती थी। भावनाओं के एक विस्फोट में नायिका ने अपने माता पिता से कह दिया कि अब से वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। उसके माता पिता हैरान रह गए। वह हर कीमत पर उस यातना से बच निकलना चाहती थी। हालांकि कुछ समय तक उसने अपने माता पिता की मदद के लिए अपनी ज्यादातर कमाई उन्हें भेजी थी। अतीत को याद करके इज़ाबेल थोड़ी उदास हो गई। अपने पिछले जीवन की वजह से वह किताब के उस पात्र के साथ गहराई से सहानुभूति रखती थी। वह सोच रही थी जब वह कैटलॉग के पन्ने पलट रही थी। वह और इज़ाबेल बहुत अलग थीं, क्योंकि असल जिंदगी में उस लड़की जिसका असली नाम जेन था सस्ते कपड़े खरीदने के लिए भी संघर्ष करती थी, जबकि इज़ाबेल गहनों और महंगे कपड़ों से ढकी हुई थी। भले ही वह महारानी के शरीर में थी, फिर भी उसे लगता था कि उसे घुटनों के बल बैठकर उन शानदार कपड़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन लड़की जानती थी कि उसे यह दिखावा बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर उसने यह दिखा दिया कि वह महंगी चीजों की आदी नहीं है तो शक पैदा हो सकता है। दर्जी उससे पूछता है कि उसे वे कपड़े कैसे लगे। उसकी रचनाएं पूरे साम्राज्य में अनोखी थीं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उस आदमी को पूरी तरह चौंका दिया। उसने उससे कहा कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है। हालांकि वह उस भूमिका को निभाने में सहज महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन इज़ाबेल को वहां से सुरक्षित निकलने के लिए कोशिश करनी ही थी, और उसने कैटलॉग को एक तरफ फेंक दिया। उसने एक बड़ी दुष्ट मुस्कान दी। सबसे शुद्ध अहंकार के साथ उसने उससे पूछा, तुम्हारे अलावा और कौन ऐसे भयानक कपड़े बनाएगा? वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इज़ाबेल कहती है कि अगर वह सड़कों पर ऐसे भद्दे कपड़े पहनकर निकलेगी तो पूरे साम्राज्य में उसका मजाक बन जाएगा। सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठते हुए वह कहती है कि उसे उम्मीद है कि वह उसे ये फटे पुराने कपड़े दिखाने के लिए वहां नहीं आया होगा। फिर महारानी उससे पूछती है कि क्या उसके पास उसे दिखाने के लिए और ज्यादा महंगे कपड़े हैं। दर्जी अब भी उसके रूखे शब्दों से हैरान था। आखिरकार इज़ाबेल पूछती है कि क्या वह उसे कुछ और दिखाना चाहेगा। थका हुआ महसूस करते हुए वह आदमी समझाता है कि उसने अभी तक कुछ और तैयार नहीं किया है। वह कहता है कि वह 2 महीने में कुछ पेश कर सकता है, लेकिन महारानी गुस्से में पूछती है कि क्या वह उम्मीद करता है कि वह 2 महीने तक सिर्फ रोब पहनकर रहे। अब वह गुस्से में थी और दर्जी को झूठ न बोलने का आदेश देती है ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगले हफ्ते साशा उससे मिलने आने वाली है। अधिकतर शाही कपड़े नाप लेकर बनाए जाते थे और एक बार डिजाइन चुन लेने के बाद वही डिजाइन किसी और के लिए नहीं सिला जाता था। अगर एक चीज थी जिसे कुलीन लोग सबसे ज्यादा नापसंद करते थे तो वह थी ऐसे कपड़े पहनना जिन्हें पहले किसी और पर देखा जा चुका हो।
इसलिए हर डिजाइन अनोखा होना चाहिए था। उस समय पूरे साम्राज्य की कुलीन महिलाओं के बीच युवा कंसॉर्ट साशा एक विशेष दर्जे वाली ग्राहक के रूप में प्रसिद्ध थी। उस आदमी ने खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा कि वे डिजाइन उपपत्नी साशा के लिए ज्यादा उपयुक्त थे। इजाबेल ने देखा कि दर्जी की लंबी सफाई से साफ था कि वे मॉडल वास्तव में उसके लिए आरक्षित नहीं किए गए थे। उसे समझ आ गया कि वह झूठ बोल रहा था। तो आखिर कितने समय से इजाबेल को इस तरह से होने दिया गया था? फिर वह कहती है कि वह बहुत घमंडी आदमी है और उसे आदेश देती है कि वह तुरंत वे डिजाइन उसके पास लाए। वह आदमी डर से कांप उठा। अपने हाथ के एक इशारे से इजाबेल कहती है कि लगता है वह यह समझने में असमर्थ है कि महारानी एक साधारण कंसॉर्ट से कहीं अधिक श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। अपनी शक्ति दिखाने के लिए महारानी के पहरेदार दर्जी की ओर बढ़ते हैं। खुद को बचाने की कोशिश करते हुए वह आदमी समझाता है कि वह अपने सहायकों से तुरंत वे डिजाइन मंगवा सकता है। कुछ समय बाद इजाबेल ने कैटलॉग से कपड़ों का चयन किया। वह उससे पूछता है कि 14 डिजाइनों में से उसे सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया। वह जवाब देती है कि उसे सभी चाहिए। दर्जी को शायद उसकी बात ठीक से समझ नहीं आई। वह कहती है कि उसे बार बार एक ही चीज पसंद नहीं है और कागज उसे वापस थमा देती है। फिर एक बार फिर वह कहती है कि उसे सभी डिजाइन चाहिए। चूंकि वह वैसे भी बहुत पैसा खर्च करने वाली थी, तो उसने सोचा कि सभी कपड़े खरीद लेना ही बेहतर होगा ताकि तलाक के बाद वह उन्हें चुपचाप बेच सके और उसके पास अपना पैसा हो। वहां से बहुत दूर सम्राट के शानदार महल में कोई चिल्ला रहा था कि यह एक बेतुकी बात है। एक आदमी ने महाराज से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि इस बार महारानी ने कपड़ों और गहनों पर कितना पैसा खर्च किया है। मेज पर बैठे लोग उसके खर्चों पर चर्चा करते हुए बहुत परेशान दिख रहे थे। उनमें से एक ने उसके व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि यह बहुत ज्यादा है, भले ही यह सिर्फ दिखावे के लिए ही क्यों ना हो, और इन खरीदारियों की कीमत साम्राज्य के रक्षा बजट के पूरे एक दिन के बराबर थी। अलेक्जेंडर यह सब चुपचाप सुनता रहा। वह शानदार व्यक्ति उन टिप्पणियों से बहुत परेशान दिख रहा था। एक और आदमी ने कहा कि वह ईमानदार रहना चाहता है क्योंकि वह एक वफादार प्रजा है। हालांकि वर्तमान महारानी कास्टिलिया की इजाबेल अपने काम में बहुत उत्कृष्ट थी, लेकिन अलेक्जेंडर इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। सम्राट ने मेज पर अपनी उंगलियां जोर से थपथपाईं। एक और व्यक्ति बोला कि उसकी फिजूल खर्ची की आदतें उसके शाही पद की गंभीरता से मेल नहीं खातीं। उनमें से एक आदमी ने चालाकी से कहा कि कंसॉर्ट साशा वर्तमान महारानी की जगह लेने के लिए एक शानदार उम्मीदवार है। अलेक्जेंडर ने अधीरता से अपनी उंगलियां बजाईं। अचानक सम्राट ने उन सभी से पूछा कि क्या उन्होंने वह सब कह दिया है जो वे कहना चाहते थे। उसने टिप्पणी की कि वह उनके खत्म होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वे जंगली घोड़ों की तरह लग रहे थे जिन्हें रुकना नहीं आता। सम्राट ने उन्हें एक कविता की पंक्ति की याद दिलाई जिसमें कहा गया था कि कास्टिलिया की भव्यता की तुलना इकारस के पौराणिक साम्राज्य से की जा सकती है, और वह सारी भव्यता निक्सोस झील को भर देने वाले सारे सोने से भी नहीं खरीदी जा सकती। भले ही एक दिन सभ्यता समाप्त हो जाए, लेकिन साम्राज्य हमेशा के लिए रहेगा। उनमें से एक आदमी उस कविता के अंश सुनकर परेशान सा दिखा। अलेक्जेंडर ने उन्हें याद दिलाया कि साम्राज्य के पास निक्सोस झील जितना सोना है। क्या उन्हें सच में लगता है कि कुछ कपड़े शाही खजाने को प्रभावित कर देंगे? वह अलेक्जेंडर लोरेंजी द्वितीय था। वह स्वयं साम्राज्य का अवतार था और साम्राज्य की प्रतिष्ठा ही उसकी प्रतिष्ठा थी। उनमें से कौन वहां उसकी सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा? जब उन्होंने उस कुलीन व्यक्ति को यह पूछते सुना कि क्या इजाबेल की योग्यता उसे कुछ कपड़े पाने का अधिकार नहीं देती, तो वे लोग शर्मिंदा हो गए। उसने वहां साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा किया था और लगता था कि उनमें से कोई भी यह समझने में सक्षम नहीं था कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर ने इजाबेल को अपनी महारानी के रूप में चुना था। उसने वित्त मंत्री को बुलाया, जो घबराकर पीछे हट गया, और पूछा कि क्या वह सम्राट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। उस आदमी ने जवाब देने की कोशिश की कि उसके जैसा व्यक्ति भला महाराज के निर्णयों पर कैसे संदेह कर सकता है। उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा कि वह ठीक से अपनी बात नहीं रख पाया क्योंकि वह साम्राज्य के हितों को लेकर चिंतित था। अलेक्जेंडर ने गुस्से में कहा कि मंत्री को अपनी जगह का पता नहीं है क्योंकि वह बहुत लंबे समय से ऐसे पद पर बना हुआ है जिसका वह हकदार नहीं था। फिर सम्राट ने फैसला किया कि वह उसे वही पद देगा जिसका वह सच में हकदार है। अब आदेश दिए गए और वित्त मंत्री को तुरंत उसके पद से हटा दिया गया और उसे 3 महीनों के लिए उसके महल में नजरबंद करने का आदेश दिया गया।
मंत्री को पहरेदार घसीटते हुए ले जा रहे थे और वह दया की भीख मांग रहा था। अलेक्जेंडर को एहसास हुआ कि वह लगभग एक छोटी सी बात भूल ही गया था। महारानी की प्रतिष्ठा भी उसकी ही प्रतिष्ठा थी, इसलिए वह कभी भी उसे ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देगा जो साम्राज्य की वित्त व्यवस्था पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालते। रक्षा मंत्री उसके शब्द सुनकर उलझन में पड़ गया। फिर उसने सम्राट को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा कि वह उससे सहमत है, क्योंकि महारानी इससे कम भव्य कपड़े पहनने की हकदार नहीं है। अलेक्जेंडर हंस पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि वह आदमी उससे सहमत ही होगा। सम्राट ने पूछा कि क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं कि महारानी को शानदार कपड़े पहनने चाहिए? सही। अपने हाथ के एक इशारे से उसने अपने सचिव को आदेश दिया कि महारानी के पिछले ऑर्डर से 10 गुना ज्यादा शानदार और परिष्कृत ड्रेस तैयार कराई जाए। सचिव ने कहा कि वह सम्राट की इच्छा के अनुसार ही करेगा। दृढ़ नजर के साथ अलेक्जेंडर ने उन लोगों से कहा कि अब बैठक फिर से शुरू करने का समय हो गया है। गलियारे में लोग मंत्री अर्ल क्लैक्सटन की बर्खास्तगी के बारे में बात कर रहे थे। अलेक्जेंडर ने टिप्पणी की कि यह उसकी उम्मीद से भी तेज हो गया। सम्राट ने अपने सचिव से बात करते हुए बताया कि क्योंकि उस मंत्री ने सिंहासन के रखरखाव में मदद की थी, इसलिए उसे उसकी हैसियत से बड़ा पद दिया गया था। लेकिन वह बहुत लालची था और जोंक की तरह लगातार और विशेष अधिकार पाने की कोशिश करता रहता था। उस कुलीन व्यक्ति ने पहले भी उसे हटाने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन सौभाग्य से उसे एक उचित बहाना मिल गया। सचिव ने टिप्पणी की कि अगर सम्राट उसे किसी कुलीन की तरह दंडित करते तो उन्हें कड़ी फटकार मिलती। सम्राट ने उससे कहा कि लोग सच में अपनी जगह नहीं जानते और इंसानी लालच की कोई सीमा नहीं होती। वह कुलीन कुछ क्षणों के लिए रुक गया। अलेक्जेंडर ने सचिव से पूछा कि वह उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और उसने जवाब दिया कि अगर वह ऐसे गलत निर्णय लेते रहेंगे तो आम लोग उन्हें एक समझदार सम्राट के रूप में देखना मुश्किल समझेंगे, चाहे उनकी उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों न हो। इसके जवाब में सम्राट ने कहा कि लगता है सचिव अभी भी एक बात नहीं समझ पाया है। उसके अनुसार अलेक्जेंडर का सिंहासन पर समय अभी बहुत कम हुआ है और वह अभी भी साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने के चरण में है। इसलिए अलेक्जेंडर खुद को डर के माध्यम से शासन करने के लिए दृढ़ मानता था। उसने सचिव को बताया कि उसका इरादा असामान्यताओं को खत्म करने, कठोरता से शासन करने और बिना दया के चीजों को समाप्त करने का है। यह सब उसकी रणनीति का हिस्सा था। यही सब उसने अपने पिता से सीखा था। जाते हुए उसने सचिव से पूछा कि अगर वह एक समझदार सम्राट बनने की चिंता करता तो क्या वह अपने ही पिता को खत्म कर देता? सचिव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे अच्छी तरह याद था कि 3 साल पहले अलेक्जेंडर ने पिछले सम्राट का अंत करके सिंहासन संभाला था। हालांकि उस बदलाव ने उत्तरी सीमा पर बर्बर लोगों के साथ कुछ संघर्षों को शांत कर दिया था और साम्राज्य की शक्ति को मजबूत किया था, फिर भी कई लोग यह बहाना बनाते थे कि क्योंकि वे युवा हैं इसलिए वे दिमाग से लड़ना चाहते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छिपे या हार मान ले। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सचिव जानता था कि महारानी के लिए उस ड्रेस का आदेश देना भी एक चेतावनी थी। वह चलते हुए सोच रहा था कि उसका काम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उसे यह भी पता नहीं था कि महारानी इसके बारे में क्या सोचेंगी। वह केवल यही उम्मीद कर रहा था कि वह इसे नकारात्मक रूप से न लें। महल में एक नया दिन शुरू होता है। एक बटलर एक बड़ा उपहार लेकर आता है। धीरे धीरे और भी कई उपहार आने लगते हैं। एक ड्रेस हाथ में पकड़े हुए इज़ाबेल इतने सारे गिफ्ट बॉक्स देखकर हैरान रह जाती है। हमारी नायिका उन उपहारों से बहुत मोहित हो जाती है। इज़ाबेल उस ड्रेस में जड़े कीमती पत्थरों से बहुत प्रभावित होती है। वह देखती है कि सुनहरे कपड़े में सोने के धागे भी बुने हुए थे, ऐसा कुछ जो उसने अपने जन्म से लेकर आज तक कभी नहीं देखा था। वह यह देखकर हैरान थी कि कपड़े की इतनी सारी परतों के बावजूद भी वह परिधान हल्का बना हुआ था। बटलर उसे बताता है कि अलेक्जेंडर ने उसके लिए यह उपहार भेजा है। उसे लगा था कि वह बस कोई महंगी चीज भेजेगा, लेकिन वह वास्तव में एक शानदार ड्रेस थी। उस आदमी ने उसे समझाया कि यह सम्राट द्वारा बड़े स्नेह के साथ बनवाया गया उपहार है और इसकी कीमत एक महल के बराबर है। ड्रेस की कीमत सुनकर इज़ाबेल हैरान रह गई। अगर उस पर पसीने की एक बूंद भी गिर जाए तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगी। उसने तय किया कि वह पूछेगी कि अलेक्जेंडर ने उसे यह उपहार भेजने का फैसला कब किया था। बटलर उसे एक पत्र देता है जो खुद सम्राट ने लिखा था। हमारी नायिका वह पत्र पढ़ती है जिसमें लिखा था कि उसे नहीं पता कि ऐसा ड्रेस उसकी सुंदर आंखों पर सूट करेगा या नहीं, लेकिन अगली बार जब वे मिलें तो वह उम्मीद करता है कि वह यह उपहार पहनकर आएगी।
वह पूरी तरह उलझन में पड़ गई। लड़की बहुत भ्रमित थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके इरादे क्या हैं। उसे याद आया कि मूल कहानी में अलेक्जेंडर को इजाबेल की बिल्कुल परवाह नहीं थी। या क्या सच में नहीं थी? एक दासी टिप्पणी करती है कि वह ड्रेस सच में अद्भुत है, किसी ने भी कभी इतना सुंदर डिजाइन नहीं देखा था। लड़की महारानी को इतनी शानदार चीज पाने पर बधाई देती है। थोड़े अनुचित तरीके से वह आगे कहती है कि महारानी के दिल की सच्चाई सम्राट के दिल तक पहुंच गई है। यह सुनकर इजाबेल बिल्कुल चुप रह गई। एक दूसरी दासी उस युवती को डांटती है और कहती है कि उसने अनुचित बात कही है। लड़की हस्तक्षेप के लिए माफी मांगती है। इजाबेल कहती है कि कोई बात नहीं। उसे एहसास हुआ कि लड़कियां ऐसे खुश थीं जैसे यह कहानी उनकी अपनी हो। इजाबेल को उस लड़की से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। अपनी यादों में वह जानती थी कि वह युवती पूरे समय उसके प्रति वफादार रही थी, जब तक वे महल में साथ थे। इसके विपरीत महारानी उसे काफी पसंद करती थी, लेकिन बाकी दासियों के बारे में इजाबेल पूरी तरह निश्चित नहीं थी कि वह उनके बारे में क्या सोचती है। उसने सोचा कि वह बाद में सब समझ जाएगी। हमारी नायिका ने फैसला किया कि वह किसी और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देगी, और वह थी उस ड्रेस की कीमत। सम्राट के अनुसार उस नीले ड्रेस की कीमत एक महल के बराबर थी। अपने पिछले जीवन में वह खरीदारी की दीवानी थी, लेकिन सम्राट के मानक वास्तव में अलग थे और इजाबेल को विलासिता में बढ़ चढ़कर दिखाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। शायद वह ज्यादा दिखावा नहीं करता था क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा था, या शायद तलाक की मांग की वजह से वह उसके साथ इतना उदार हो रहा था। क्या वह सच में उससे तलाक लेने से इतनी नफरत करता था? एक दासी उसके पास आती है और सुझाव देती है कि इजाबेल उस ड्रेस को पहनकर देखे कि वह कैसा लगता है, और उसे मदद करने की पेशकश करती है। लेकिन इजाबेल अभी उसे पहनना नहीं चाहती। जाते हुए वह कहती है कि वह इसे नहीं पहनेगी, और गर्व से घोषणा करती है कि वह किसी ऐसे आदमी से इतना बड़ा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती जिससे वह अलग होने का इरादा रखती है। इसलिए उस ड्रेस को उसकी अलमारी में रख दिया जाए। एक संचालक ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहा था। शानदार मेहमान खुशी से बातें कर रहे थे। मेज पर एक शानदार रात का भोजन परोसा जा रहा था। शानदार जूते और अद्भुत ड्रेस पहनकर इजाबेल हॉल में प्रवेश करती है। उसके लाल बाल जूड़े में बंधे हुए थे और उसकी हरी आंखें बहुत आकर्षक लग रही थीं। वह पार्टी हर शुक्रवार को होती थी और शाही परिवार के सभी सदस्य और उनके सेवक उसमें शामिल होते थे। तीसरे राजा के समय से चली आ रही इस परंपरा के बावजूद वे हर हफ्ते इतनी बड़ी पार्टी का खर्च कैसे उठा लेते थे? शायद यह अपनी दौलत दिखाने के लिए था। किसी भी स्थिति में इजाबेल ने सब कुछ बहुत अच्छे से योजना बनाई थी। इतना परिष्कृत आयोजन संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग करता था और शाही परिवार की गरिमा को कम नहीं करता था। इजाबेल इस बात से बहुत संतुष्ट थी कि यह आयोजन कैसे चल रहा था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना हर कोई नहीं कर सकता था। जैसे ही वह नाजुक तरीके से वाइन के गिलास को घुमा रही थी, कोई उसके पास आया और पार्टी की प्रशंसा की। उसने देखा कि उससे बात करने वाला कौन था। वह काउंट बार्कले था, जो उसे एक अजीब नजर और चालाक मुस्कान के साथ देख रहा था। वह कहानी की शुरुआत से दिखाई देने वाला एक कम महत्वपूर्ण पात्र था। वह आदमी साशा का सक्रिय समर्थक था और चाहता था कि वह महारानी का पद प्राप्त करे। इजाबेल ने सोचा, क्या बदसूरत मूंछ है? उसका रवैया देखकर काउंट इतना चौंक गया कि वह कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसने उससे पूछा कि समस्या क्या है। मुस्कुराते हुए इजाबेल ने उसे कहा कि अब उस पाखंड से छुटकारा पाने का समय आ गया है। महिला उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी बात पसंद आई। वह उस बातचीत को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वह कहता है कि वह तो बस ईमानदारी से उस आयोजन को व्यवस्थित करने में उसकी मेहनत की प्रशंसा कर रहा था। चुनौतीपूर्ण अंदाज में इजाबेल उसे पूछती है कि क्या उसकी कृतज्ञता को सामने आने में 3 साल लग गए। क्या आश्चर्य की बात है। काउंट बार्कले उसकी हिम्मत देखकर चौंक गया। और यहीं तक एपिसोड एंड हो जाते हैं अगले पार्ट के लिए। आप लोग लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।